स्टूडेंट्स, आज हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट ये दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हैं इस डी ब्लॉक के, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और लैब रिएजेंट और बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिएजेंट की तरह यूज होता है, तो इनके बारे में कुछ स्टडी करेंगे। जैसे कि हम नंबर 1 ले रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बनता कैसे है, सबसे पहले ये बात तो इसका प्रीपरेशन आप देखिए कि हमारे पास है एक कंपाउंड Fe फेरोक्रोम, मतलब कि आयरन की क्रोमियम की दोनों का अलॉय है। ये आयरन और क्रोमियम का अलॉय को हम कहेंगे FeCr2O4, मतलब इसके 2-3 नाम है। फेराइट कह लो या इसको क्रोमाइट भी कह सकते हैं, CH क्रोमाइट, और कभी कभी इसको फेरोक्रोम भी कहते हैं क्योंकि ये आयरन और क्रोमियम का अलॉय है। हाँ, उसमें ऑक्सीजन भी है, लेकिन आयरन और क्रोमियम के अलॉय को फेरोक्रोम भी कहते हैं, तो ये उसी की ऑक्साइड है। और इसको लेकर हम क्या करेंगे, इसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अपने पास क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट बनेगा Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। और बाकी कंपाउंड जो है वो अलग हो जाएंगे। जैसे कि आयरन है और इसमें सोडियम कार्बोनेट जो है वो तो सोडियम क्रोमेट बन गया, लेकिन जो आयरन है उसकी ऑक्साइड बन जाएगी और बाद में कुछ इसमें CO2 निकल जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आयरन ऑक्साइड को Fe2O3 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। इसका नाम है सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। इस सोडियम क्रोमेट को हम दोबारा लेंगे Na2CrO4, और अगर एसिडिक मीडियम में इसको ले जाते हैं तो एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, ये सोडियम डाइक्रोमेट देगा Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट। कुछ सोडियम आयन निकल जाएंगे और कुछ इसमें वाटर बन जाएगा, तो ये आपका बनता है सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। और इस सोडियम डाइक्रोमेट को फिर से लेंगे Na2Cr2O7, और इसमें हम अगर KCl पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं तो बन जाएगा K2Cr2O7, K2Cr2O7। तो ये NaCl वगैरह निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। ये हमारा जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, ये आपका ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ऑरेंज कलर का होता है। तो ये आपका बन रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसके बाद इसमें हमने ये देखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो आयन है वो एक डाइक्रोमेट आयन, उसका स्ट्रक्चर हम पहले एक बार देख लें कि Cr2O7, यानी कि आप देखिए ये तो CrO4 बन रहा है इतना। अब इसमें ये O अगर कॉमन होता है तो आपका ऐसे बनेगा Cr2O7। इसमें Cr2O7 में 2 नेगेटिव है, मतलब इस और इस ऑप्शन पे माइनस है, और यहाँ बाकी जगह पे डबल बॉन्डेड O है। डबल बॉन्ड O पे 2 लोन पेयर होंगे और सिंगल बॉन्ड O पे यहाँ पर 3 लोन पेयर, इन दोनों पे बीच वाले O पे भी 2 लोन पेयर है। तो ये आपका Cr2O7 का स्ट्रक्चर डाइक्रोमेट का। ऑरेंज कलर के क्रिस्टल होते हैं, ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, और इसके ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सब बात हम करने जा रहे हैं। इसके बाद हम इसकी जरा प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, पर हम उसके मेन चलते हैं कि प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपका जो ये K2Cr2O7 होता है, सबसे पहले इसका अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो बनेगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस क्रोमियम सल्फेट प्लस H2O प्लस O2। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डाइल्यूट लेता हूं, डाइल्यूट H2SO4 लेता हूं इसी K2Cr2O7 के साथ, तो यहां बनता है KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पोटेशियम सल्फेट है और यहाँ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। साथ ही यहाँ क्रोमियम ऑक्साइड बनेगा CrO3, वहां क्रोमियम सल्फेट, यहाँ क्रोमियम ऑक्साइड प्लस H2O और O। तो ये कंपाउंड्स का अंतर होता है इसमें और इसमें। अब इसके बाद हमने एसिड से रिएक्शन किया, तो एक बात और कि जो डाइक्रोमेट आयन होता है Cr2O7 ये वाला, इसमें एक बात है कि डाइक्रोमेट आयन को अगर मैं लेकर इसको अगर मैं एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता हूं तो क्या बनेगा, और बेसिक में करता हूं तो क्या बनेगा। आप देखो, अगर मैं इसमें बेसिक मीडियम रखता हूं, यानी कि बेस डाल देता हूं, या बेसिक मीडियम पीएच जो है वो मैं क्या कर रहा हूं कि मोर देन 7 कर रहा हूं, यानी बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में क्या रिएक्शन होगा कि डाइक्रोमेट से बनता है CrO4 2 नेगेटिव क्रोमेट, डाइक्रोमेट से क्रोमेट। और अगर मैं उल्टा करता हूं कि पीएच जो है वो लेस देन 4 या इक्वल टू 4 कर देता हूं, तो ये एसिडिक मीडियम करने पर ये जो क्रोमेट है ये डाइक्रोमेट में बदलेगा। ये लिखा है डाई क्रोमेट आयन और यहाँ लिखा है क्रोमेट आयन। तो ये डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन इसमें बदल सकते हैं।
ऐसा ही हर परमानेंट और मैग्नेट आयन का होता है जो हम आगे चल के दिखाएंगे। ये हमने इसका देखा एसिडिक मीडियम, यहाँ हमने लिखा बेसिक और एसिडिक मीडियम में क्या क्या हो रहा है। तो हम अगर इस तरफ आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस H पॉजिटिव करेंगे तो एसिडिक मीडियम है, और अगर उस तरफ जाना है तो OH माइनस करेंगे, मतलब बेस डालेंगे कोई भी KOH OH ऐसा कुछ भी, तो उस केस में हमारा बेसिक मीडियम। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसे H2 लिख देते हैं, लेकिन ये बेसिक मीडियम में यहाँ OH माइनस की फॉर्म में भी ये बेस रहता है साथ में, तो ये अपना बन रहा है। अब हम एक बात और भी करने जा रहे हैं कि ये जो डाइक्रोमेट है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा उसको हम देखेंगे। कि आप देखो कि Cr2O7 है, इसका अगर मैं एसिडिक मीडियम रिएक्शन करता हूँ H+, एसिड H+ का मतलब ही एसिड है, तो एसिड डालने पर क्या होगा, एक कंपाउंड बनेगा Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस H2O। अब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं कि आपका Cr3+ में कन्वर्ट हो रहा है और वाटर। यहाँ क्रोमियम की इस Cr2O7 2 नेगेटिव की में क्रोमियम की ऑक्सीडेट +6 है, ये खुद +6 से +3 जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी खुद रिड्यूस कर रहा है, खुद कर रहा है रिड्यूस करने का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भी गेन कर रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन कितने कर रहा है, एक Cr यहाँ से जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन का अंतर आएगा, और 2 Cr के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का अंतर। तो मैं इसको जब बैलेंस करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे अपन यहाँ 2 लगा देंगे, मैं एक बार साफ साफ लिख दूं कि यहाँ पर अपन 2 लगा देंगे 2 Cr। तो अभी ये क्वेश्चन हम और भी बैलेंस उसकी पर हमने मोटे तौर पर दिखाया कि यहाँ पे क्रोमियम खुद कर रहा है रिड्यूस, क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, और इसके बदले में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो दूसरे किससे गेन कर रहा है, सामने वाले से करेगा, जैसे Fe2+ से गेन करेगा, तो Fe2+ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो आयरन ने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इलेक्ट्रॉन लिया, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया इलेक्ट्रॉन गेन किया वो रिडक्शन हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि इस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्रोमियम ने इसका ऑक्सीडेशन किया, तो क्रोमियम इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे हम ये भी करते हैं कि आयोडाइड जो होता है उसको ये आयोडेट में IO3- में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन लॉस इसलिए होंगे क्यों, क्योंकि आयोडीन में -1 चार्ज है, और यहाँ आयोडीन में अगर आप निकालें तो +5 आएगा, -1 से +5 इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने के लिए लॉस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीडेशन बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इनका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ वाटर लिख सकते हैं बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ आयोडाइड को आयोडेट में और फेरस को फेरिक में कौन कर रहा है ऑक्सीडाइज, डाइक्रोमेट। कैसे, खुद इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, तो इनके द्वारा लॉस किया गया इलेक्ट्रॉन खुद दे रहा है, तो इनको इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ रहा है, यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक दो बातें करेंगे कि एक क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की बात करते हैं, और उसके साथ साथ एक एक्शन ऑफ हीट की बात कर लेते हैं। तो आप देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, इसमें अगर मैं हीट करता हूं तो बनता है K2CrO4, पोटेशियम क्रोमेट बनता है, और साथ में बनेगा क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 वाली प्लस H2O। अब इसमें H2 नहीं बनेगा, प्लस ऑक्सीजन बनेगा, बैलेंस कर देंगे, हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पर। तो ये डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका ऑरेंज कलर था, इसका आपको पता है येलो कलर होता है, लेकिन यहाँ जो Cr2O3 है इसका ग्रीन कलर होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ येलोइश ग्रीन कलर बनेगा, यानी अगर हम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं तो वो ऑरेंज कलर से येलोइश ग्रीन क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि क्रोमियम ऑक्साइड बनती है और साथ में पोटेशियम क्रोमेट बनता है। ये एक रिएक्शन है हीट का रिएक्शन। इसके बाद एक रिएक्शन और करने जा रहे हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम एक बार स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर, उसकी बात करते हैं क्या हो क्या रहा है। ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट दिखाता है, जिसका नाम होता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये टेस्ट क्या है कि अगर किसी साल्ट में Cl- आयन हो, जैसे NaCl, KCl, अमोनियम क्लोराइड, कोई भी और क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, तो ऐसा कोई भी क्लोराइड वाला साल्ट है उसमें Cl- आयन हो गई, उसका टेस्ट देने के लिए क्या कि किस साल्ट, अगर किसी साल्ट में Cl- आयन है तो वो इसके साथ एक टेस्ट देता है, और वो टेस्ट है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अगर टेस्ट आता है तो Cl- आयन है, और अगर टेस्ट नहीं आता तो Cl- आयन आर एब्सेंट। तो ये क्या टेस्ट है आओ देखते हैं कि इसमें अगर मैं K2Cr2O7 डालता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो इससे कुछ कंपाउंड बनेंगे, जैसे कि एक बनेगा CrO2Cl2 प्लस KHSO4 प्लस H2O। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड, CHROMYL, क्रोमाइल क्लोराइड। और क्रोमाइल क्लोराइड के ऑरेंज कलर के वेपर्स होते हैं, ऑरेंज रेड वेपर्स, ऑरेंज रेड वेपर्स बनते हैं। अब अगली बात यह है कि इतना तो टेस्ट हुआ, लेकिन इसके बाद इसका अगला स्टेप भी है कि हम क्या करेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो सोडियम क्रोमेट बनता है। इस क्रोमाइल क्लोराइड को
CrO2Cl2 को अगर मैं इसमें डाल रहा हूं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब बेसिक मीडियम, तो सोडियम क्रोमेट बनेगा, Na2CrO4 बनेगा, Na2CrO4 प्लस HCl निकल जाएगा। तो ये सोडियम क्रोमेट बन रहा है, इसको फिर से लेंगे Na2CrO4, Na2CrO4, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मान लो इसमें मैं एक रिएजेंट डालता हूँ, लेड एसिडेट डालता हूँ, तो लेड क्रोमेट बन जाएगा। इसमें लेड एसिड का फॉर्मूला होगा CH3 ऐसे लिख दो कि PbCH3COO माइनस Pb2 प्लस है तो यहाँ होल ट्वाइस, यानी लेड एसिटेट। अगर ये मैं डालता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, लेड क्रोमेट बनेगा, PbCrO4, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, इसमें 2 प्लस है, ये फॉर्मूला रहेगा PbCrO4, लेड क्रोमेट बनेगा PbCrO4 और प्लस सोडियम एसिटेट CH3COO Na, बैलेंस करने की 2 लगा देंगे, तो ये आपका लेड क्रोमेट बनेगा। और पहले में आपको क्रोमाइल क्लोराइड आ रहा है टेस्ट, ऑरेंज कलर की वेपर आ रहे हैं, और इसका बाद में येलो पीपीटी आएगी, येलो पीपीटी। तो ये तो लिखने के लिए हुआ। इसको पूरे टेस्ट को क्या कर रहे हैं हम कि हमें एक साल्ट दिया गया है और पूछा कि क्या इस साल्ट में Cl- आयन है कि नहीं, तो हम उस साल्ट को लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड और पाउडर फॉर्म में होता है, उसको डाल देंगे। और उसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जब डालते हैं तो उसमें से, उस टेस्ट ट्यूब में से हमारे क्रोमाइल क्लोराइड के ऑरेंज रेड कलर के वेपर मिलेंगे, उसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। इतना ही वैसे टेस्ट काफी है कि पता लगाने के लिए कि हाँ उस साल्ट में Cl- है। अगर नहीं होगा तो ऐसा टेस्ट नहीं आने वाला। लेकिन और कंफर्म करने के लिए हम इस क्रोमाइल क्लोराइड को लेकर इसमें बेस डालेंगे NaOH, तो बनेगा सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, और इस सोडियम क्रोमेट में फिर हम क्या करेंगे, लेड एसिड डालेंगे, पहले NaOH फिर लेड एसिड। तो ऐसा डालने से क्या हुआ, येलो पीपीटी बनती है, वो भी किसकी बन रही है, लेड क्रोमेट की। तो अगर ऐसा होता है, पहले रेड वेपर्स, ऑरेंज रेड वेपर्स, और उसके बाद फर्दर करने पर उसमें येलो कलर की पीपीटी आती है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि जो साल्ट हमें दिया गया था वो Cl- आयन का साल्ट है। कैटायन कोई भी हो सकता है, लेकिन Cl- आयन उसमें होगा, ये वाला। तो इट इज अ टेस्ट फॉर Cl- आयन, क्लोराइड आयन। ये आपकी पोटेशियम डाइक्रोमेट की बातें हो गई। अब इसमें कोई खास बात और मेन तो ध्यान नहीं आ रही, यही सब बातें हैं, और इसको हम छोड़कर अब आगे बढ़ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट की ओर बढ़ते हैं, KMnO4 की ओर। KMnO4 को ले चलेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पोटेशियम परमैंगनेट है, KMnO4। तो उसका हमने क्या करना है, देखो, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। सबसे पहला स्टेप होगा इसका प्रिपरेशन। इसको बनाएंगे कैसे, मतलब तो इसके बनाने का भी तरीका वैसे ही डाइक्रोमेट था उसी तरह से है कि MnO2 लेंगे और KOH डालेंगे। इसमें हम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड लेकर KOH डालेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें हमारा पहले बनेगा K2MnO4। यहां लिखा है KMnO4 और ये लिखा है K2MnO4। इसका नाम था पोटेशियम परमैंगनेट, लेकिन पहले बनेगा पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट। ये जो मैग्नेट आयन है इसमें देखो K प्लस है, तो 2 K प्लस है तो MnO4 के ऊपर 2 माइनस होता है। अगर मैं इस MnO4 2 माइनस को लेता हूं और इसमें मैं इलेक्ट्रिक करंट पास करता हूं, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं, यानी इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं, तो ऐसा करने पर क्या होगा, ये बदल जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस करने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO4 माइनस पे। इस वाले में ये है आपका मैग्नेट आयन, यहां था मैग्नेट लिखा था, मैंगनेट आयन का इलेक्ट्रोलिसिस करने से बनता है परमैंगनेट आयन। अगर मैं यहाँ K लिखूंगा साथ में तो यहाँ पर भी K लिखेंगे, और यहाँ K2 है तो एक K को अलग कर देंगे, और ये आयनिक इक्वेशन लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये होगा, और एक तरीका और है इसी, मतलब यही पोटेशियम मैग्नेट को एक तरह से और हम एसिड डालकर भी हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो K2MnO4 जो है अपना पोटेशियम मैग्नेट, इसमें अगर मैं H प्लस डालता हूँ मतलब H2SO4, तो क्या होगा, KMnO4 बन जाएगा, KMnO4 बन जाएगा, और एक K निकल जाएगा, K प्लस अलग हो जाएगा, और प्लस कुछ H2O अलग हो जाएंगे, प्लस H2। ये बैलेंस करने की अब रह गई बात। तो यहाँ पर अगर हम मान लो कि 8H प्लस लेते हैं तो यहाँ पर हम कर देंगे 4H2। अगर मैं यहाँ 8 लिखता हूँ तो यहाँ 4 लिख के बैलेंस हो सकता है। तो हमारा ये पोटेशियम मैग्नेट से बन रहा है, ये लिखा है पोटेशियम मैग्नेट, और इससे बनेगा ये वाला पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसका वॉयलेट, डीप डार्क वॉयलेट कलर के डार्क वॉयलेट क्रिस्टल्स होते हैं। ये कुछ बातें हैं ध्यान देने की। अब हम इसके बाद, इस प्रिपरेशन के बाद, इसी KMnO4 की कुछ
प्रॉपर्टीज करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज। देखने में डार्क वॉयलेट होता है, क्रिस्टलाइन होता है और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। इसके कोई यूजेस भी हैं जो यूजेस हम बाद में करने वाले हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर और इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस करेंगे जो ये दिखाता है। पहली बात तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत बढ़िया। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है वो हम देखने जा रहे हैं कि यहां लिखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कैसे है भाई कि अगर हमने ये ले लिया MnO4- मतलब कौन सा KMnO4- जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो KMnO4- का अगर मैं एसिडिक मीडियम रिएक्शन करता हूं तो बनता है Mn2 प्लस H2O तो बनेगा ही, और इस सब में एक कंपाउंड और बनेगा K का क्या होगा, K प्लस तो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्या निकलेगा, KMnO4 बनेगा। KMnO4 है ना बेटे, KMnO4 से बनेगा Mn2 आयन, और यहाँ पे वाटर तो हमें कैसे बैलेंस करना पड़ेगा। K कहां गया, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, K को लिख नहीं रहा हूँ, अगर लिखूं तो K को भी वहां भी लिखना पड़ेगा। तो ये है MnO4- एसिड से मिलकर बनेगा ऐसा। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 8 लगाओगे, यहाँ 4। अगर मैं K लिखता हूं तो यहाँ पर भी मैं K प्लस अलग कर दूंगा। फिलहाल ये आयनिक इक्वेशन की फॉर्म में है कि आपका जो परमैंगनेट आयन है उसमें Mn की ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो +7 होती है। अगर आप सॉल्व करके देखें तो +7 आई, और उस तरफ कितनी +2, यानी ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, +7 से +2 रिड्यूस। और फिर बाकी बात तो वही है कि Fe2+ को ऑक्सीडाइज करेगा Fe3+ में, या फिर वही आयोडाइड आयन को आयोडेट में IO3- आयोडाइड को आयोडेट में, जो लिखा है आयोडेट, तो इस तरह से आयोडाइड को आयोडेट में और फेरस को फेरिक में ये कन्वर्ट करेगा। यहां पर आप देखिए कि Mn +7 से +2 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और यहाँ पर 2 से 3 मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी आयरन -1 से इसमें +5 है, तो -1 से +5 को तो 6 का अंतर, तो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और बैलेंस करने के लिए जैसे इसको बैलेंस करना है, अगर इन दो को हम बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1, तो इस इक्वेशन को हम × 5 करेंगे, फिर ऐड कर सकते हैं। पर इतना सब कुछ अभी नहीं करना, इसलिए ये बताना है कि यहाँ पर Mn खुद हो रहा है रिड्यूस, और इन सब्सटेंसेस को, और भी कई सब्सटेंस हो सकते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। ये खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिड्यूस होता है, और ये सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और ऑक्सीडाइज करते हैं, तो इनका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जो सब्सटेंस दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस प्रकार से MnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रूव होता है। एक छोटी सी बात और, जैसे कि हमने डाइक्रोमेट में भी किया था कि अगर मैं ये लेता हूं MnO4- और ये वाला MnO4₂- यानी मैंगनेट आयन, और इसमें मैं अगर इसको एसिडिक मीडियम में मतलब H+ एसिडिक मीडियम में ले जाता हूं, यानी pH < 7, तो यहाँ पे क्या होगा, ये MnO4- यानी पर जो मैग्नेट है वो पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, पर मैंगनेट। और वापस अगर वाटर डालता हूं, उल्टा वाटर, तो यहाँ मैं H+ तो यहाँ लिख रहा हूं, तो अगर मैं वाटर डालता हूं तो उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन कब, जब मैं एसिडिक मीडियम नहीं बेस डाल दूं, तो बेस डालने से pH < 7 हो जाएगा, यानी बेसिक मीडियम हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि एसिडिक मीडियम में हमने प्रोटॉन ऐड किया, और बेसिक मीडियम में वाटर के साथ में थोड़ा बेस रहेगा वैसे, तो वो बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में मैग्नेट पर मैग्नेट में चेंज होता है, और बेसिक मीडियम में पर मैग्नेट आयन में चेंज होता है। तो ये एक रिएक्शन है जो इनका पर मैग्नेट आयन का और मैग्नेट आयन का आपस में इंटरकन्वर्टिबिलिटी है, बस पीएच चेंज हो रहा होगा। इसके साथ एक चीज और है कि एक्शन ऑफ हीट कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि ये जो हमारा KMnO4 है, KMnO4, इसको अगर मैं हीट करता हूं, यहां दिखाता हूं हीट का एक्शन ऑफ हीट। ये जो अपना KMnO4 है, इसको अगर मैं हीट कर दूं तो बनेगा K2MnO4 प्लस Mn2+ बनेगा, प्लस कुछ ऑक्सीजन निकल जाएंगे। तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट और ये है पोटेशियम मैंगनेट। हमने देखा पोटेशियम पर मैंगनेट कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम मैंगनेट में, तो ये एक्शन ऑफ हीट है कि आप पोटेशियम परमैंगनेट को पोटेशियम मैंगनेट में हीट करके कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ Mn जो होगा, यहाँ पर Mn जो है +7 ऑक्सीजन स्टेट में है, यहाँ पर Mn जो है वो +6 ऑक्सीजन स्टेट में है, और इसमें +2, यानी MnO2 के रूप में है, तो यहाँ +2 Mn है। एक तरह से डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन भी है कि Mn जो है वो +7 से +6 डिक्रीज भी कर रहा है, और यहाँ पर भी डिक्रीज, दोनों तरफ डिक्रीज ही कर रहा है। तो इसका मतलब ये डिस्प्रोपोर्शन नहीं है, पर आप ये कहेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैंगनेट बनता है और मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता है। तो ये इनकी ऑक्सीजन ऊपर लिखी हुई है, इस प्रकार से ये सब हो रहा है। इसका बैलेंसिंग बार और देख लो कि MnO4 में +7 लिखा है, 4 - 8 +7, ठीक है, ये बात सही है। और यहाँ पर -8 वहां जाके +8 +6, ठीक है।
तो यही बनेगा रिएक्शन। अब इस तरह से हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की, केमिकल रिएक्शन की, और एक बात और है कि इसका स्ट्रक्चर हम देखें जरा लास्ट में, तो ये देखिएगा ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है जिसमें कि परमैंगनेट आयन होता है MnO4 माइनस आयन, इसका नाम है परमैंगनेट आयन। ऐसे एक और भी है MnO4 2 माइनस आयन, यहाँ एक माइनस है या 2 माइनस है, तो इसका नाम है मैग्नेट आयन। ऐसे ही डाइक्रोमेट पढ़ा था तो Cr2O7 2 नेगेटिव, ये है डाइक्रोमेट आयन। और ऐसे एक और भी है CrO4 सिर्फ 2 नेगेटिव, CrO4 2 नेगेटिव, इसका नाम है क्रोमेट आयन। अब इन चारों आयन के बारे में क्या है स्ट्रक्चर देखो कि MnO4 माइनस में MnO4 4 O बनाकर माइनस, तो लेकिन एक ही है ना, तो एक ही जगह माइनस आएगा, बाकी सब जगह डबल बॉन्ड्स, और जहां डबल बॉन्ड आएंगे वहां 2 लोन पेयर, और जहां सिंगल बॉन्ड आएगा वहां 3 लोन पेयर। इस प्रकार से आप इसको बना दोगे। ऐसे इसमें MnO4 माइनस में भी 4 O हैं, लेकिन माइनस कितनी बार है, 2 बार है आपकी बात, तो 2 बार माइनस दोगे और बाकी 2 में डबल बॉन्ड में 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड में 3 लोन पेयर। इस प्रकार से ये बनकर तैयार होगा। याद नहीं करता, नहीं मानना। ये देखो Cr2O7 में Cr एक O कॉमन रहेगा और बाकी O बन जाएंगे सब तरफ, लेकिन 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इस O पे और बाहर वाले O पे माइनस चार्ज है, बाकी डबल बॉन्ड O है, बाकी के डबल बॉन्ड O है ऐसे। और जो डबल बॉन्ड है उनमें फिर से 2 लोन पेयर, और जो सिंगल बॉन्ड है उसमें 3 लोन पेयर और माइनस चार्ज। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है। ऐसे CrO4 में 4 O होंगे, 2 पे माइनस है, 2 माइनस लिखा है तो 2 माइनस का मतलब 2 पे माइनस और 2 डबल बॉन्ड पे 2 लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड पे 3 लोन पेयर। इस प्रकार से ये चारों स्ट्रक्चर बनके तैयार होते हैं। कई बार स्ट्रक्चर के कई बातें आती हैं, फिलहाल हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं। इसके बाद हम यूजेस की बात कर लेते हैं कि ये जो अपना इसमें सबसे मेन ये कंपाउंड है परमैंगनेट आयन, पोटेशियम परमैंगनेट, के लगा दो, और यहाँ पर भी पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इससे बनेगा K2Cr2O7 जो हम पढ़ ही रहे थे, और यहाँ KMnO4। इनके यूज क्या है, कॉमन यूज क्या है, ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों ही लैब रिएजेंट है, दोनों ही इंडस्ट्रियल कंपाउंड है इंपॉर्टेंट। दोनों का काम क्या है कि ऑक्सीडाइज करना, और दोनों किसी चीज को ब्लीच भी कर सकते हैं। तो खास तौर पे MnO4 जो है ब्लीचिंग एजेंट है, और ये ब्लीचिंग एजेंट किसका है कि ऑयल का डीकलराइज करता है, और तेल होते हैं ऑयल्स, उनके रंग को हटाता है, डीकलराइज करता है। इसके अलावा टेक्सटाइल्स को भी, टेक्सटाइल मतलब कपड़े, जैसे कि सिल्क है, वूल है, कॉटन है, ऐसे कपड़ों को, टेक्सटाइल्स को क्या करता है, ब्लीच करता है। ब्लीच का मतलब उसका कलर हटाता है, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। लेकिन इन दोनों की एक खास यूज दोनों का कॉमन ये है कि वो टैनिंग ऑफ लेदर में काम आते हैं। अगर हम लेदर देखें तो काले रंग का होता है चमड़ा, उस पर अगर हम डाइक्रोमेट से धोते हैं तो उसका ऑरेंज कलर हो जाएगा चमड़े का, और अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट से धोते हैं तो उसका एक डीप वॉयलेट कलर उस चमड़े में आ जाता है, रंग देने के काम आता है। उसको कहेंगे हम कि टैनिंग ऑफ लेदर, TANNING, टैनिंग ऑफ लेदर। तो ये इनके कुछ यूजेस हैं। इसके अलावा लैब रिएजेंट तो कह चुका हूं, कोई नया यूज हो तो उसकी एक बार चर्चा कर लें कि जैसे अपन K2Cr2O7 की बात कर रहे थे, तो उसमें एक और भी है कि इसका यूज होता है कि एजो कंपाउंड्स बनाने में, जिनमें N ऐसे NN बॉन्ड होता है, एजो कंपाउंड्स। यहाँ पे कुछ और लंबे चौड़े कंपाउंड हो सकते हैं, पर जिसमें ये ग्रुप आता है, तो ऐसे एजो कंपाउंड्स बनाने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज आता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही इसका यूज ऐसे बेयर्स रिएजेंट होता है, बेयर्स BAEYERS रिएजेंट। कि क्या होता है बेटे कि अगर आपने ये KMnO4 लिया, पर कैसा, पहली बात ये कोल्ड होना चाहिए, कोल्ड, दूसरा डाइल्यूट भी होना चाहिए, और तीसरी बात एल्कालाइन। तो कोल्ड डाइल्यूट एल्कालाइन KMnO4 को ही कहते हैं बेयर्स रिएजेंट, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने का काम आता है। इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सब बातें हैं। और डाइक्रोमेट जैसे ऑक्सीडाइज कर सकता है, और डाइक्रोमेट जो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, अगर इसका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से इसको मिला दिया जाए तो एक कंपाउंड बनता है क्रोमिक एसिड H2Cr2O7 क्रोमिक एसिड। और वो क्रोमिक एसिड भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्रोमिक एनहाइड्राइड भी बनती है, ये क्रोमिक एनहाइड्राइड या क्रोमिक एसिड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो इसका ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एसिड्स को में मिलाकर एक और स्ट्रॉन्ग एसिड बनाने के काम आता है। अगर कोई टेस्ट ट्यूब हो जिसमें कि बहुत पुरानी चीज उसमें जलकर लग गई हो, साफ ना हो रही हो, तो हम इनका मिक्सचर जो है दोनों का, जब उससे हम उसको धोएंगे तो टेस्ट ट्यूब में अच्छे से अच्छा जो पुराना जो मैल है जो निकल नहीं रही है, जिसमें कुछ भी सूख के जल के अगर कुछ उसके साथ रिएक्ट कर गया, जुड़ गया, तो वो साफ होकर निकल जाएगा। और ग्लास या पोर्सिलेन बहुत अच्छी तरह साफ होता है इसके साथ। तो इतनी प्रॉपर्टीज हम बोल रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे रोक देते हैं। ये था पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में कुछ बातें।